बोर्ड में है नहीं। अ? वो है नहीं, समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा वो बोर्ड में नहीं है, लेकिन ठीक है, तभी मतलब अगर मान भी लेंगे तो बढ़ा लो, समझ रहे हो? लेकिन थोड़ा सा ये चीज जो है कन्वर्जन जब आया करे तो थोड़ा सा वो वाला बात अप्लाई करो, ठीक है? बाकी देख लो। आईयूपीएसी देख लो, आईयूपीएसी में जो तुम लोग को दिक्कत आ रही है वो सब लिख दिया, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। देखो होता क्या है, अब जो बेटर एक्सप्लेनेशन होता है वो ये है, देखो आर ओ एच, अपने H प्लस को निकाला आर ओ माइनस, आर एन एच टू अपने H प्लस को निकाला आर एन एच माइनस। इंपॉर्टेंट हमेशा किसी चीज के तब होता है जब वो करने के बाद अपने आप को स्टेबल करते, यानी कि H प्लस निकालने के बाद इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा क्यों होगी, उसका क्या रीजन होगा, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है ज्यादा, एफ ओ एन, एक ये ऑर्डर हमेशा याद रखा करो। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, फोन कल, और इसका मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उस पर निगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छे से रह पाएगा, जब रह पाएगा तो इसका मतलब अपने आप को स्टेबल करेगा, स्टेबल रखेगा, तो इसलिए ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, बस ये रीजन है, ठीक है? तुम लोग को यही रीजन लिखना है एक्चुअली, ठीक है ना? हमने पूरा नहीं काटा क्योंकि 2-4 बुक में मिल भी जाएगा तुम लोग को ये वाला एक्सप्लेनेशन जो तुम लोगों ने लिखा है, और यही तुम लोग अच्छी बुक्स जितनी देखोगे सब ये एक्सप्लेन किए हुए। चलो दो रिएक्शन ऐसी हैं जिसपे तुम्हें क्या करना चाहिए, कंप्लीट साइड प्रोडक्ट लिखना चाहिए। आधा नंबर हमने उसमें भी काटा है, हाँ ये इसमें जो आधा नंबर यही काटा है, ठीक है ना? पूरा साइड प्रोडक्ट लिखो, है ना? थोड़ा सा इन चीजों को, क्योंकि अब फुल में फुल जब मार्क्स पहुंचता है, देखो जब स्टूडेंट कोई फेल होने के कगार पे होता है तो उसको फिर दे देता है यार ये पहुंचे वहां तक, अब फिर जो टॉप बिल्कुल 40-40 सही करने वाले होते हैं तो फिर उसमें नंबर, क्योंकि 40-40 देने के पहले एक बार सोचना पड़ता है, तो उसका मतलब है वो छोटी छोटी चीजों में काटेगा, वो आधा नंबर 1 नंबर काटेगा। हाँ तो लिखो, नहीं जिसमें हमने लिखाया है वो जरूरी है साइड प्रोडक्ट, हम उसी में नंबर काटे हैं जहां पर हमने साइड इफेक्ट साइड प्रोडक्ट लिखाया है, और लिखने की आदत डालो, क्योंकि तुम बोर्ड में पूरे नंबर नहीं पाओगे, क्योंकि पूरे नंबर देने के पहले ना वो 4 बार सोचेगा वो कि दे कि ना दे। हाँ तो इसलिए तुम अगर चाहते हो कि हम फुल में फुल पाए तो इसका मतलब तुम उसी हिसाब से कॉपी भी लिखो, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग सब लोग लिखे बैठे ना पूरी, ऐसा तो है ही नहीं, 70% तो लोग लिखे ही होंगे ना, तो इसलिए वो सोचेगा। खैर ठीक है, कुल मिला के परफॉर्मेंस अच्छा है, और थोड़ा सा इसको बेटर करो जिनका वो है। देखो सेकंड वाले को दे दो पीछे, ठीक है? अब अगले वाले में अभी संडे को आ रहा है, ये चैप्टर भी आ रहा है और एल्काइल हैलाइड भी आ रहा है, ठीक है ना? इसकी तैयारी करो। हाँ 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 वो संडे को ही रहेगा, कोई देखो तुम लोग का इसमें है, दोनों अपना बांट लेना, बांट लेना। आ जाओ, देखो एक चीज हमने ये बताई थी, ध्यान से देखते जाओ, अब रख दो ये चीज डिस्कस करेंगे बाद में, क्या दिक्कत क्या है। तो कौन सा बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम नंबर ऑफ कार्बन पहले देखो ना, तुम लोग गलती कर गए, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब देखो जब नंबर कार्बन सेम हो, ब्रांचिंग कब देखोगे जब नंबर कार्बन सेम हो। तो वही गड़बड़ कर गए हो जो हमने चाहा है। जरूर थोड़े प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रट लिए, प्राइमरी जहां दिखे वहीं पे सब ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए तो गलत करवाया ना। एग्जाम को पहले गलत करो जिससे सही करोगे ना फाइनल। चलो केमिस्ट्री पेपर कब है? 30 फरवरी। प्री बोर्ड शुरू हो रहा है फिर से। चलो इस बार यार सबसे पहले प्री बोर्ड का रिजल्ट आया क्या? क्या था पहले प्री बोर्ड का? मेरे 45 कितने में? 70 में। और 45 से ज्यादा किसके थे? 45 ही ज्यादा थे, मेरी 45 ही थे। तुम्हारे 45, तुम्हारे 30, तुम्हारे 34। किसी को लेकिन गए ही नहीं। हाँ ऊपर गए ही नहीं। नहीं ठीक है, मेरा तो छूट गया था डी सेक्शन पूरा था। नहीं पढ़े रहो कि बार पहुंचाओ वहां तक, ठीक है ना। आ जाओ। अब देखो एक तो पहली बात, एक बार पूरी कहानी सुन लो जो अभी तक हमने पढ़ा। देखो एक तो बायोमॉलिक्यूल तुम लोगों ने पढ़ा था, तो बायोमॉलिक्यूल में हमने क्या क्या पढ़ाया था। एक तो तुमको ट्रिक मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड वाली कहानी याद रखनी है। हमने सुमाला बताया था, क्या बताया था? सुमाला, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, और इसके बाद हमने कहानी उसमें क्या सुनाई थी कि वो किससे मिलके बनेगा बताओ। अगर सुमाला की बात करते हैं तो हमने क्या बताया था? ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, बोलो सही है ना। अच्छा इसमें हमने क्या बोला था? गैलेक्टोज, फिर इसके बाद क्या बताओगे? ग्लूकोज, और फिर इसके बाद क्या बताया था? फ्रक्टोज। ABCDEFGH गड़बड़ है, इसका मतलब यहां पर क्या करोगे? फ्रक्टोज, और यहां पर क्या बोलोगे? गैलेक्टोज। सही है क्या? नहीं समझ में आई? याद नहीं क्या ये बात? हमने बोला था सब में ग्लूकोज रखो, फिर इसके बाद बीच वाले में केवल ग्लूकोज रखो, फिर इसके बाद हमने बोला था अब एक में गैलेक्टोज होगा एक में फ्रक्टोज होगा, तो ABCDEF फिर G, तो ऊपर वाले में पहले फ्रक्टोज रख दो, फिर नीचे में क्या रख दोगे? तो नीचे ऊपर वाले में क्या रहेगा? फ्रक्टोज, और नीचे वाले में क्या रहेगा? गैलेक्टोज। सही है ना। फिर इसके बाद हमने क्या बताई थी कहानी कि इनके बीच में जब ये मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे, इनके बीच में एक बॉन्ड रखोगे, इस बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन किन कार्बन और अल्फा और बीटा की कहानी थी, तो हमने क्या बताया था बताओ तुम लोग? तो हमने बोला था अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर इसके बाद इसमें बताया था, तो हमने बोला था इन दोनों में अल्फा और नीचे वाले में क्या बताओ? बीटा, और यहां पर क्या होता है? 1,4 क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इसमें क्या बताओ? 4,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बस हो गया, याद हो रहा है ये बात? फिर इसके बाद हमने एक बात बताई थी सुक्रोज की कहानी। देखो ग्लूकोज जो हुआ करता है वो क्या हुआ करता है? कीटोहेक्सोज हुआ करता है, सॉरी एल्डोहेक्सोज हुआ करता है। क्या हुआ करता है? एल्डोहेक्सोज हुआ करता है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज क्या हुआ करता है बोलो? कीटोहेक्सोज हुआ करता है। कीटो का मतलब कीटोन। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सुक्रोज की, तो एक बात बताई थी, सुक्रोज जो हुआ करता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कारण क्या हुआ करता है उसका? देखो रिड्यूसिंग का मतलब क्या हो गया? जो तुम्हारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टॉलरेंस रिएजेंट है, और बताओ फेलिंग सोल्यूशन है, वो आ करके क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। एल्डिहाइड को किस में? एसिड में। लेकिन टॉलरेंस रिएजेंट फेलिंग सोल्यूशन खुद क्या हो जाएंगे? रिड्यूस, इसलिए रिड्यूसिंग उनको शुगर बोला गया। और होता क्या है कि जो तुम्हारा सुक्रोज होता है, इसके बॉन्ड बनने के बाद इसका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप ही क्या बना लेते हैं? बॉन्ड। ये बना के हमने दिखाया था, इसको बाहर जाकर के एक बार देख लेना। तो इनके बीच जब बॉन्ड बन जाएगा तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट होगा, इसलिए हमने बोला था नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बोलो सही है। फिर इसके बाद सुक्रोज की कहानी एक और बताई थी कि जब सुक्रोज को घोला जाता है तो ग्लूकोज भी टूटता है, तो उसको हमने बोला था वो कैसा होगा? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेकिन फ्रक्टोज जब बात करते हैं तो जब टूटेगा तो लीवोरोटेटरी। इसका रोटेशन ज्यादा था और इसका रोटेशन जो डी का था कम था, इसलिए अल्टीमेट सोल्यूशन कैसा हो गया था? लीवोरोटेटरी। इसलिए सुक्रोज को बोला गया था कि जो सोल्यूशन होगा वो लीवोरोटेटरी होगा, और इसलिए इसका नाम एक पड़ा करता था इन्वर्ट शुगर, है ना। और एंजाइम जो यूज करे थे वो कौन था? इन्वर्टेज। याद आ रहा है क्या? तो इस तरीके से ये इन्वर्टेज, क्योंकि इन्वर्ट हो जाता है, पहले रहता है डी, अब बाद में सोल्यूशन में जब जानता है तो फ्रक्टोज की वजह से कैसा हो जाता है? ये बोलो लीवो, इसलिए इन्वर्ट हो गया। ठीक, एक तो ये बात हो गई। तो ये डाइसैकेराइड की कहानी है। स्ट्रक्चर जब तुम लोग बनाने बैठोगे तो ध्यान रखना हमेशा 5वें कार्बन के बीच में होगा। और अगर हम बात करते हैं
फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज में C डबल बॉन्ड O CH2OH होता है, बाकी तुम्हारा ये C3 C4 C5 CH2OH। जबकि अगर हम बात करते हैं किसमें, C1 C2 C3 C4 C5 C6, तो ये CH2OH। और हमने बताया था कि क्योंकि ये पहले कार्बन से है तो यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा जब हम C डबल बॉन्ड O को तोड़ करके क्या दे देंगे, H, जबकि यहां पर ये दूसरे के साथ बनेगा। बोलो सही है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब तुम ग्लूकोज की बात करते हो तो उसमें जो रिंग आती है वो कितने कार्बन की होती है, तो बताते हो 1 2 3 4 5 कार्बन की। इसमें कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन। कार्बन पूछे तो 5, मेंबर पूछे तो 6, कार्बन पूछे तो 4, मेंबर पूछे तो 5। ये समझ लो, क्वेश्चन है, बोल रहा है सीधे। फिर इसके बाद यहां पर कहानी क्या होगी तुम्हारे पास, अब इसमें जो पहला और दूसरे कार्बन की पोजीशन है, देखना जैसे तुम इसका बॉन्ड बना दोगे और इसका OH बना दोगे, अगर ये OH डिफरेंट साइड कर रहे हो तो बीटा, अगर सेम साइड कर रहे होते तो अल्फा, और पहले कार्बन में चेंज है तो बोलेंगे एनोमर। सही है ना यार। सेम चीज यहां पर क्या करोगे, पहले, क्योंकि इसकी सिचुएशन जब आती थी तो हमने बोला था पहला और तीसरे, यानी कि जो पहला कार्बन है उसको इधर रखा करते थे CH2OH, और ये क्या होता है, अगर ये पहला और तीसरे नंबर का OH ग्रुप डिफरेंट साइड है तो उसको क्या बोलते थे, बीटा, अगर सेम साइड आ जाए तो अल्फा। तो ये सब देखते जाओ, सुनते जाओ, और इनको जा करके बिल्कुल परफेक्ट रखो। कोशिश करेंगे कि टेस्ट में जो है एल्काइल हैलाइड के साथ साथ जो है वो तो रहेगा ही, एमाइल बायोमॉलिक्यूल भी कर देते हैं, समझ रहे हो, यानी बायोमॉलिक्यूल का भी टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो रिवीजन हो ही चुका, 2 बार हो चुका है ना। ये भी थोड़ा बहुत सुन ही ले रहे हो, फिर जाके पढ़ने की कोशिश कर लेना। अब सुनना ध्यान से, एक तो तुम लोग करना क्या, देखो ये स्टार्ट है कि नहीं, ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनना। एक तो तुम बीच में जो कहानी हम छोड़ रहे हैं अभी, जो तुम लोग रिवीजन की, तुम उसमें रिएक्शन में ये देख लेना कि कौन सी रिएक्शन कराने के बाद तुम OH ग्रुप के नंबर को बता पाओगे, ठीक है ना। जैसे स्टाइलेशन है, कौन से रिएक्शन के बाद तुम बताओगे प्राइमरी अल्कोहल, कौन है ना, जैसे जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन वाला है, कब ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, कब साइक्रिक एसिड बनेगा, तो हमने Br2 और HNO3 की रिएक्शन बताई थी हमने। नाम ग्लूकोज को ग्लूकोज से ही मिलता जुलता नहीं, एक ही COOH ग्रुप लगा था तो हमने क्या बोला था, ग्लूकोनिक। अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ COOH ग्रुप लग गया था तो क्या बोला था, साइक्रिक एसिड, है ना। तो इस तरीके थोड़े से नाम को, यानी रिएक्शन को देख लेना उन्हें। और जैसे हाइड्रोक्सिलेमीन है तुम्हारा, वही वाला है जो कार्बोनिल कंपाउंड में हटाया था, तो ये सब कॉमन है। अब कहानी शुरू होती है, एक हमने बताया था स्टार्च की, बोलो क्या बताया था, स्टार्च। अच्छा, उसके पहले ग्लाइकोजन का तुमने सुना था क्या यार, और एक क्या सुना था, स्टार्च का। तो ग्लाइकोजन में हमने बोला था अल्फा, ये क्या है, पॉलीमर, सॉरी पॉलीसेकेराइड है, यानी कि ग्लूकोज के पॉलीमर है। ये अल्फा की जब बात करते हैं तो यहां पर अल्फा ग्लूकोज, और स्टार्च जब बात करते हैं तो यहां पर बीटा ग्लूकोज। याद है क्या यार, ये स्टार्च जो प्लांट में स्टोर करने वाला पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन तो एनिमल में स्टोर करने वाला पॉलीसेकेराइड है, इसको बोलते हैं एनिमल स्टार्च। क्या बोलते हैं इसको, एनिमल स्टार्च। याद आ रहा है। अब ध्यान से सुनते हैं स्टार्च की पूरी कहानी। स्टार्च में क्या पढ़ा था बताओ। स्टार्च में हमने बताया था कि 2 चीजें पाई जाती हैं, एक बैच, हाँ, एक सीधा, तो उसको क्या है, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन। क्या नाम दिया था, स्टार्च। स्टार्च में क्या था, एमाइलोज, और दूसरा क्या बताओगे, एमाइलोपेक्टिन। अब तुम थोड़ी देर के लिए सोचो, एमाइलोज की कहानी तो हमने बोला था ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो ये छोटा, ये बड़ा, तो क्या कहानी बताई थी हमने। हाँ, पहली बात ये क्या होगा, एक सीधी लीनियर चेन होगी जिनके बीच में ग्लूकोज 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 ऐसे जुड़ करके एक लीनियर चेन बना रहे होंगे, और इनके बीच में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखेगा। क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये लिखने में बड़ा है तो ये क्या होगा, लीनियर चेन तो रखेगा ही, साथ में ब्रांचिंग कर लेगा। तुम ऐसा सोचा करो, लीनियर चेन तो पहले से बनी है, इसलिए लीनियर चेन जो बनेगी उनमें बॉन्ड जो होगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक का होगा, लेकिन नया बढ़ के आ रहा है तो इसलिए ये अपने जो नंबर को बोलेगा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये अब क्या होगा, ये लिखने में छोटा है, लिखना सॉल्युबल, और ये लिखने में बड़ा है तो क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल। और सुनना, ये क्योंकि लिखने में छोटा है तो इसको 20% के करीब रखना, बोलो 15 से 20% बोल देना,
और इसको क्या बताओगे, बोलो 80 से 85%, क्या बताओगे 80 से 85%, सही है ना। तो इतनी प्रॉपर्टी तुमको किसका याद रखना है, स्टार्च दो चीजों से मिलकर बनता है, क्या, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जिसने छोटा है तो देखो केवल क्या रहेगी बताओ, लीनियर, और इसमें लीनियर प्लस ब्रांचिंग, इसमें अल्फा 1,4 केवल रहेगी, इसमें अल्फा 1,4 प्लस बताओ अल्फा 1,6, ये साल्बुल, ये इनसाल्बुल, ये 15 से 20%, ये 80 से 85%, सही चल रहा है अभी तक। फिर इसके बाद कहानी क्या बताएंगे, देखो क्या है, स्टार्च के बाद हमने क्या पढ़ा था, डीएनए। तो डीएनए में तुम लोग को एक लाइन जो लिखाई थी उसको कैसे पढ़ोगे, कि हमने बताया था बीएसपी, क्या बताया था हमने, बीएसपी। बीएसपी का मतलब होता है बेस शुगर फास्फेट, बेस बस तुम्हें याद रखने प्यूरिन, और दूसरा क्या होता है पिरामिडिन, और उसमें हमने बताया था एटीजीसी, इनमें 2 हाइड्रोजन बांड, इनमें 3 हाइड्रोजन बांड, ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिन, टी का मतलब थाइमिन, सी का मतलब साइटोसिन। फिर हमने बताया था ये जो कहानी है टी है वो डीएनए के लिए है, लेकिन टी की जगह यू आ जाता है यूरेसिल, तो उसको बोल देते हैं आरएनए। अगर हम शुगर की बात करते हैं तो तुम्हारे पास शुगर 2 तरीके, एक राइबोज शुगर है, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर है। राइबोज होगा तो आरएनए में होगा, और डीऑक्सीराइबोज होगा तो डीएनए में होगा। और फास्फेट PO4-3, PO4-3 के कारण ही डीएनए में एसिडिक नेचर आता है और निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ये तुम्हारे पास हो गया बीएसपी। और कहते हैं कि तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड, और जबकि इधर 2 को मिला दिया जाए तो न्यूक्लियोसाइड। अब हमने बोला था टाइड, जैसे कपड़ों में धोने में हमने बताया था पूरा का साफ हो जाता है, तो उसी तरह तीनों चीज को ले लो, बीएसपी को ले लो तो न्यूक्लियोटाइड, और शुरुआत को ले लो तो केवल 2 को तो न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड आपस मिलकर क्या बनाती है, जीन, बोले यार, जीन आपस मिलकर क्या बनाती है, डीएनए। और डीएनए में अगर हम लोग एक प्रोटीन जोड़ देते इसको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन जोड़ने के बाद जो कैरेक्टर आएगा वो क्रोमोसोम, और अगर बहुत ज्यादा बायो में जाओगे तो क्रोमेटिन पहले बोलेंगे, कंडेंस होकर फिर क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। चलो, तो हिस्टोन प्रोटीन जो हुआ करती है वो बेसिक हुआ करती है और ये एसिडिक हुआ करती है। इसी की वजह से ये लोग क्या करते हैं, क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं और म्यूटेशन से बचाते हैं। तो कुल मिलाकर के इतनी बातें हमने किसके लिए पढ़ ली थी। अब डीएनए के डबल हेलिक्स की कहानी अगर होगी तो तुमको पता है एक हेलिक्स में कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। ये शायद है कि नहीं तुम लोगों में, लेकिन कुल मिलाकर के अपना देख लेना। अब आ जाना, अब देखो एक बार हमारे साथ विटामिन को बोल दो, विटामिन को बोल दो। जो कहानी है, हमने एक तो पहली बार विटामिन ए को बोला था, इसका नाम क्या दिया था विटामिन ए को, बोलो। हाँ हम लोगों ने विटामिन ए आपने याद कराया था, हाँ चलो, ए हमने बताया था विटामिन ए है, तो ए जैसे अल्फाबेट में ए से शुरू होता तो वहां 0 से शुरू करो, जीरोथैल्मिया था, तो इसका नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी जिसको बोला गया था। फिर इसके बाद B1, इसका नाम है रेटिनॉल, है ना, B1 B2, फिर हमने क्या बताया था B6 B12, नहीं। अब हमने एक टरेन वाली ट्रिक बताई थी, है ना, टरेन वाली ट्रिक अपना देख लेना। टी का मतलब क्या था, इसीलिए सुनना चाह रहे थे, थियामाइन। थाइमीन तो बेस है ना, ये ध्यान रखना, ये थाइमीन क्या है तुम्हारे पास, बेस है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अब थियामाइन क्या है, बोलो यार, विटामिन। हमने बोला था B1, क्या बताओगे B1। अब हमने बताया था टरेन, ऐसे ट्रिक बोल दी थी। टी का मतलब क्या बताया था, थियामाइन। आर का मतलब राइबो फ्लेविन, ना का मतलब नियासिन, B1 B2 B3, ऐसे करके याद रखना था। चलो, हमने बताया था B1, अगर सोचो ये ऐसा लग रहा रैंक चल रही थी B1 B2 B3 की, है ना, उसमें B1 ने क्या ऐसा बाजी मार ली, पहली रैंक आ ली, तो इसलिए उसके लिए क्या निकाल सकते हो, वेरी वेरी गुड, यानी कि वेरी वेरी गुड का मतलब वेरी वेरी रोग हो जाएगा, सही है ना। फिर B2 की बात करते, जो सोचो जो सेकंड रैंक आया था, हमने कहानी सुनाई थी कौन सी मूवी की, 3 इडियट्स की, है ना। हाँ, क्या नाम था उसका, हाँ, जब वो फर्स्ट की आशा कर रहा था लेकिन मिला क्या उसको, सेकंड, तो वो चिल्लाया था, इसलिए B2 पा करके भी चिल्लाया था, सेकंड रैंक पा के चिल्लाया था, तो चिलियोसिस, ठीक है ना। फिर B6 हमने बोला था क्या, बोलो, पायरिडॉक्सिस, हाँ, है ना, प्यार में, और हमने क्या बताया था, प्यार में, और जब कन्वर्जन्स की बात करते हैं, झटके जब आते हैं, मिर्गिट दौरा पड़ता है, तो B6 की कमी से होता है, ठीक है ना। ये लिख के चले आना B6 की वजह से क्या होगा,
उसकी कमी की वजह से होगा, डिफिशियंसी, ठीक है ना। B6 इसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन। हमने बोला था ये नंबर अपना तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। हमने बोला था B12, अब देखो 1 से शुरू हुआ, सबसे ऊपर पहुंच गया। तो हमने बताया था कि भैया जैसे होता है ना परम पिता, ऐसा लगता है कि परम सबसे ज्यादा ऊपर, सबसे बड़ा, तो उसी तरह से ये भी B12 जाके सबसे बड़ा वाला पार्ट है B12। तो इसलिए इसको बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। परम पिता पर, या परम से बोलोगे परनीसियस एनीमिया। क्या बताओगे, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी। लेकिन आयरन की कमी दूसरा होता है और ये जो है B12 वाली कमी दूसरी होती है, ठीक है ना। तुम्हें केवल क्या पढ़ना है, परनीसियस एनीमिया। चलो फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विटामिन सी को हमने बोला था एस्कॉर्बिक एसिड, इसलिए नाम पड़ेगा स्कर्बी, याद है ना। सी एस्कॉर्बिक रटो, स्कर्बी आ जाएगा। फिर इसके बाद विटामिन डी, हमने बताया था विटामिन डी क्या करेगा, रिकेट्स ऑस्टियोमलेशिया कराएगा। रिकेट्स बच्चों में कराएगा और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में कराएगा। फिर इसके बाद तुम्हारे पास आता है ई, विटामिन ई, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, सही ना। और क्या बनाएगा साथ में, आरबीसी बनाने में मदद करेगा। बोलो, हाँ नहीं, सनसाइन बताया था उसको, विटामिन डी को सनसाइन विटामिन, धूप में, इसलिए धूप में बैठा जाता है हमेशा, है ना। तुम देखो फॉरेन में कभी भी होता है, क्योंकि उनके यहाँ धूप कभी कभी आती है ना। तो फॉरेन में क्या करते हैं हम लोग, जब भी धूप आती है तो तुरंत जाके समुद्र किनारे लौट जाते हैं। नहीं, इसका मतलब भी नहीं तुम, हाँ तुम लोग, मतलब लोगों को लगता होगा ना कि ये क्या है, जब, है ना, अगर शुरू शुरू तुम्हें पता ना हो तो तुम्हें लगता होगा ये कौन सी बात है, मतलब बिना किसी शर्म के, बिना किसी, पूरे बॉडी में विटामिन डी जाए, इसलिए हम लोग की निगेटिव थॉट जो लेके चलते हैं ना कि, है ना, तो वो नहीं है। वो उनका उद्देश्य केवल क्या है कि हमें पूरे शरीर में पोषण मिले। हमारे यहाँ जो है ना, जैसे गर्मी दादा होगा बैठ जाते हैं धूप में, है ना, तो वैसे उनका भी है। चलो आ जाओ, ध्यान से सुनना आगे। तो वाइटमिन्स खत्म, चलो अब विटामिन के, हाँ, ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है, शरीर में रोकता है ना, जिससे कहीं ब्लड क्लॉट ना कर जाए, इसलिए बड़ा ध्यान रखता है वो शरीर में, ठीक है। चलो फिर लोग यूनियन उसको बोलते हैं। आ जाओ, तो ये सारी चीजें तुमको याद रखनी है, बनाए रखना। बाकी चीजें जो है एक दिन पेप्टाइड भी करा देंगे, प्रोटीन। आ जाओ, जल्दी से आ जाते हैं। हमने क्या पढ़ा था, एल्काइल हैलाइड, नहीं, एल्काइल हैलाइड में कहां तक की बातें हो गई थी, थोड़ा सा बताओ। गोल्डन रूल हमने खत्म कर दिया था ना। गोल्डन रूल किसी को याद है कि भूल गया है? देखो, पहली बात, गोल्डन रूल का मतलब क्या होता है। जब भी, एक बार उसको 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। हमने बताया था कि एक तो हमें एक ट्रिक याद करनी है, आरडीसीपी। क्या बताना है, आरडीसीपी। इसका हमने ग्लूकोज यानी बायोमॉलिक्यूल में डीकॉन्जुगेशन में बोला था। क्यों, जब राइट साइड रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, डीकॉन्जुगेशन। बोलो, राइट साइड रहेगा तो डीकॉन्जुगेशन। इसी तरीके से अगर तुम्हारे पास क्या है, आर रेक्टस है, तो उसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलेंगे। समझ रहे हो ना, आर है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और राइट है तो डीकॉन्जुगेशन। अब अलग अलग समझ में आ जाएगा, बस आरडी जरूर काम करेगा। फिर इसके बाद क्लॉकवाइज है, तो हमने क्या बोला था, बोलो, क्लॉकवाइज है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव, और इसमें भी साइन रखेंगे पॉजिटिव। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से आरडीसीपी की कहानी थी। हमने बताया था कि तुमको केवल 1 2 3 घुमाना है। क्यों, और हमने बोला था मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर। अगर मॉलिक्यूलर वेट नहीं देखना है तो फिर नंबर ऑफ एटम एक एक करके देखना पड़ेगा, और ज्यादातर तुम्हें नंबर एक एक करके देखना ही पड़ जाता है जब सेम ग्रुप के मेंबर ना रहे। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है तो तुम मॉलिक्यूलर वेट से देख सकते हो। CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, तो मॉलिक्यूलर वेट से देख सकते हो। लेकिन समस्या कब पैदा होती है, जब तुम्हारे पास कंपाउंड OH टाइप का हो, नहीं, CH3 टाइप का हो, CH2OH टाइप का हो, C डबल बॉन्ड OH टाइप का हो, और ये H टाइप का हो। नहीं समझ में आया? इस समय हमें क्या देखना चाहिए, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, लो प्रायोरिटी ग्रुप। कार्बन के बाद हाइड्रोजन 2 है, लो प्रायोरिटी ग्रुप वाले ज्यादा है। इसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, जबकि इस कार्बन के बाद 2 है हाई प्रायोरिटी यानी हाई मॉलिक्यूलर वेट के। तो 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन है। हमने बोला था कि सबसे कम वाली प्रायोरिटी चौथे नंबर को हमको क्या करना है, उसके नंबर को नहीं रखना है। जब नहीं रखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 ऐसे घुमा दो। अगर घूम रहा है क्लॉकवाइज, लगा दो आरडीसीपी ट्रिक। बदलना तब है जब लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां जाए, हॉरिजॉन्टल में। हमने बताया था हाहाकार हो जाएगा, यानी कि जो आंसर आ रहा है उसके अपोजिट दे देना। सारे करके देखना, कोई भी दिक्कत है तो उसको, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसको क्लियर करो। कारण क्या है कि एग्जाम के दिन पूछा जाएगा। पहली बात तो ये काम कब देखोगे, जब चारों क्या हो, कार्बन के जो ग्रुप हैं वो क्या हो, अलग अलग हो।
जब अलग अलग होंगे तभी तुम क्या बताओगे, कायरल कार्बन। अब जब कायरल कार्बन होगा तभी तुम हाँ ऑप्टिकल आइसोमर का काम बता पाओगे। ये सारी चीज देख लेना। अब हमारे केस में एग्जाम के दिन क्या आएगा, ये ऐसा क्या है, एक तो चलो ठीक है आरडीसीपीएम यूज करा दिए, बता दिए, रिएक्शन में इसका क्या यूज होगा। एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास ढेर सारे कंपाउंड दे देगा, उसमें से बोलेगा इनमें से कौन सा है जो हैलोजिनेशन के बाद ऑप्टिकल आइसोमर शो करने वाला कंपाउंड बोलेगा, या कौन है जो आप है ना कायरल कार्बन बनाएगा। तो देखो क्या है, जैसे हम इनका क्लोरीनेशन करा रहे हैं, CH3 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 CH2 CH3, बोलो, फिर CH3 CH2 CH2 CH3। हमने बहुत सिंपल से एग्जांपल ले लिए। अब बताओ इनमें हाइड्रोजनेशन के बाद किसके अंदर है कैपेसिटी कि वो कायरल कार्बन बना सके या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने वाले कंपाउंड को बना सके, बताओ। कोई नहीं है। देखो इसको थोड़ा सा, अगर तुम्हें पता है सेकेंडरी तो बनता ही है मेजर फॉर्म में, तो यानी कि प्राइमरी होता है यहाँ अगर Cl लगता है, सेकेंडरी यहाँ, तो तुमको पता है ये CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा, बोलो, ये Cl टूटेगा, ये फ्री रेडिकल और इसका एक H फ्री रेडिकल ही गया, तो क्या निकल जाता है, माइनस HCl निकल जाता है। तो तुमको पता है कि ये यहाँ पर क्या हो गया CH और क्या हो जाएगा Cl और ये क्या हो जाएगा CH3। अब इसको तुम ठीक से देखो तो तुमको क्या निकल के आ जा रहा है, H CH3 Cl और क्या हो गया CH2 CH3। ये क्या यहाँ पे तो हम भी डिपेंड करेगा कि हम लो तुम मेजर पहले बनाओगे ना, हाँ कहीं भी लगाओ, कहीं भी लगाओ। अब सुनो, मान लो, देखना ध्यान से, पहली बात ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एक अगर डी है तो दूसरा एल शो करे, तो शो तो दोनों में करेगा ना जब तुम पलटोगे किसी को। तो अगर हाँ अगर ये बनोगे तो इसका मिरर इमेज बनाओगे, अगर ये डी आ रहा है तो यल आएगा। अगर मान लो इसको यहाँ रखे होते तो अगर ये मान लो डी आ रहा होता तो इसका क्या आता यल, या तो यल आ रहा था डी, तो उसे कोई मतलब, कहीं भी तुम रख के बता सकते हो, दोनों बनेंगे। बस तुम्हें क्या, जब अपने से बनाने क्या है तो तुम खुशी खुशी वही बनाना कि लो प्रायोरिटी ग्रुप को वर्टिकल रखना, काहे उल्टा सीधा करोगे, समझ रहे हो, जिससे गलत भी नहीं होगा और सही सही आ जाएगा। अब बताओ क्लियर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन भी तुमको मिलेगा, अभी आगे हमने कराया था, ठीक। तो ये था गोल्डन रूल का काम। ये क्वेश्चन जब आएगा तब तुम्हें, और तुमको पता है कि एक बात, ऑप्टिकल एक्टिविटी वाली कहानी पे तुम किसी भी क्वेश्चन को तुम किसी भी पार्ट को करा सकते हो। जैसे मान लो अब ये तो हमने हैलोजिनेशन का करा दिया, अब तुमने क्या किया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH तुम CH डबल बॉन्ड CH2 ये करा सकते हो। अब बताओ इसको अगर हम H2SO4 के H2O और H प्लस H2O और H प्लस यानी H2SO4 के साथ तुमने वाटर यानी क्या करा दिया, इसका क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन, बोलो हाइड्रोलिसिस, है ना, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो बताओ अब क्या होगा, वाटर टूटेगा, H प्लस OH माइनस, निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर क्या होगा, बोलो। अब यहां पर पॉसिबिलिटी भी कई बनने वाली है, अभी हमने सिंपल बोला H प्लस OH माइनस, तुम्हें पता OH यहां जुड़ेगा, जैसे OH यहां जुड़ा, बोलो यार, जैसे OH यहां जुड़ा तो तुरंत तुम्हारे सामने क्या मिल गया, CH3 CH OH और ये क्या रहेगा H और ये CH3, बोलो सही है। तो ये तुम्हारे पास ये CH2 H प्लस यहां जुड़ेगा, OH माइनस यहां जुड़ेगा, तो ये तुम्हारे पास क्या फिर से मिल गया क्या, कायरल कार्बन। अब पूछा जाएगा तुमसे, इस तरह के क्वेश्चन में तैयार रहना बताने को, ठीक। अब ध्यान से सुनना, इसकी जब बात करते हैं तो आगे की कहानी तुम्हारे पास क्या होती है। अब ये होने के बाद और तुम लोग को क्या है, मेरे ख्याल से इतना ही कराया था ना, कोई रिएक्शन तो कराई नहीं थी उस दिन, केवल गोल्डन रूल पढ़ के चले गए थे तुम लोग, ठीक है। अब आ जाओ इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। देखो उसमें सबसे पहले एक साथ हमने एक रिएक्शन कराई थी, पहले पेज में आओ, जहां पर एक साथ हमने ROH को, हाँ ROH को कन्वर्ट कराया था किसमें, सीधे RCl में। इसके पहले कुछ कराया था क्या, हाँ बस ऐसी टेम्परेरी क्लास चल रही थी उसमें ना, हाँ हाँ ठीक है। चलो देखो पहली बात, यहां पर एक साथ हमने रिएक्शन कराई है। एक तो तुम क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हो एल्काइल हैलाइड, और चैप्टर में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड को बनाएंगे कैसे, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखो बनाएंगे कैसे, इसके लिए तुमको OH लेना पड़ेगा सबसे पहले, और उसमें ढेर सारे रिएजेंट हैं जिनके साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी।
चलो पहली जो रिएक्शन है किसके साथ कराई थी हमने, ZnCl2 प्लस या Cl, इसका क्या नाम दिया गया था, अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट है ये, लेकिन इसका ल्यूकास रिएजेंट का यूज कहाँ किया था तुमने, कोई टेस्ट पता करने में, टर्बिडिटी है ना, टर्बिडिटी को पता करने के लिए, ठीक है ना। तो कौन टर्बिडिटी जल्दी दे रहा था, टर्सरी, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन वहां पर बनता था, जब स्टेबल कार्बोकैटायन बनता था इसलिए टर्सरी जो होता था वो टर्बिडिटी तुरंत दे देता था, फिर सेकेंडरी थोड़ी देर बाद देता था और बहुत देर बाद देता था, है ना। तो ऐसे तुम अपना बना सकते हो। तो तुमको पता है कि अब इसके बाद बताओ H2 प्लस फास्फोरस के साथ ले लो, फिर इसके बाद हाँ X2 ले लो क्योंकि X जोड़ना है, फिर इसके बाद PCl3 PCl5 SOCl2 HX, बोलो सही है ना। यहां पर अभी जैसे एक टेस्ट में तुम लोगों ने क्वेश्चन किया था तो PCl3 की जगह PBr3 भी ले सकते हो, PCl5 की जगह PBr5 भी ले सकते हो, हाइड्रोजन, कहने का मतलब X जोड़ सकते हो तुम, इसीलिए तुम क्या कर सकते हो, इनमें जो आएगा कंपाउंड वो हमेशा क्या आएगा RX, बिना किसी टेंशन के। सुनना ध्यान से, एक तो इसका साइड प्रोडक्ट एग्जाम के दिन लिखना है, इसका साइड प्रोडक्ट लिखना है, इसका साइड प्रोडक्ट लिखना है, ये जरूरी है, हमने बताया इसका जरूरी है, किसी भी सूरत में नहीं लिखोगे तो फिर नंबर कट सकते हैं। अब देखना, एक तो इसमें 3 है तो बनेगा S3PO3 और ये 5 है तो 3 कम रखेगा POCl3 और SOCl2 है तो निकालेगा SO2 गैस, और बेस्ट मेथड के साथ इसका नाम पड़ेगा डार्जन्स मेथड। बेस्ट मेथड पूछा जाएगा क्यों है, क्योंकि ये जो बनने वाला साइड प्रोडक्ट है वो गैस है, और गैस है तो वो स्किप कर जाएगी और प्योर फॉर्म में हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलो आगे आ जाओ, आगे क्या बोले अब सुनना। तुम्हें ये रिएक्शन याद हो गई, ये तुम्हारा पहला स्टेप था। सबसे खतरनाक कहानी ये आती है इन क्वेश्चंस की कि जब हम रिएक्शन कराते हैं, तुम्हें पता है ये ROH जो सिंपल से लिखा है ये सिंपल नहीं होता है, ये बहुत नालायक होता है। क्यों, देखो कैसे CH3 CH2 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 OH, अब कभी OH यहां लगाएगा, सही है ना, फिर इसके बाद क्या होगा CS, एक तो पहली बात अभी ये तो सिंपल से लगा दिया तो कोई टेंशन नहीं, OH तो यहां लगा दिया ना, तो ये OH यहां लगाएगा, फिर सुनना CH CH3 CH2 है ना, CH2OH यहां लगाएगा, CH3 CH CH3 CHOH CH3 यहां OH लगाएगा। बोलो अब तुम क्या समझ पा रहे हो कि ये वाला तो कभी पूछा नहीं जाएगा, ये तो बस तुम्हें जानकारी के लिए दिया गया कि रिएक्शन ऐसी होती है, वो हमेशा पूछेगा मैकेनिज्म के साथ। मैकेनिज्म के साथ का मतलब क्या है, जैसे तुम अभी यहां OH हटा करके जब तुम X लगा रहे थे तो एक्चुअली यहां पर क्या था प्लस, और ये जब जाएगा तो क्या आएगा माइनस। जब तुम कोई दूसरा X माइनस लेके आओगे है ना, और ये OH माइनस हटेगा, क्योंकि माइनस का मतलब हमने बताया था न्यूक्लियोफाइल, माइनस का मतलब क्या बताया था न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा दूसरा जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन होगा, नाम पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। अब देखना, यानी सब्स्टिट्यूशन के समय यानी जब OH माइनस निकलेगा, ध्यान से देखना, जब ये OH माइनस निकलेगा तो एक बनेगा कार्बोकैटायन। जब तुम्हारा ये कंपाउंड आएगा CH3 CH3 CH2 CH2 तो बनेगा कार्बोकैटायन, और इस तरीके से कार्बोकैटायन बन जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है यहां पर जो इस रिएक्शन को पढ़ के जाएंगे है ना, वो क्या करेंगे बस OH हटाएंगे, यहां X लगा चले जाएंगे और क्या हो जाएगा क्रॉस, ये प्रोडक्ट जाएगा ही नहीं। तो सर वो भी कब जाएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है, अगर CH3OH ले लिया, CH3 CH2OH ले लिया, ये सब सारे कंपाउंड इसके बाद नहीं देते हैं। कारण क्या है, दिक्कत क्या होती है, एक्चुअली जब बीच में कार्बोकैटायन बनने की टेंडेंसी आ जाती है तो जो कार्बोकैटायन होता है वो हमेशा नाटक करता है। उसका नाटक ये होता है, वो चाहता है कि मैं स्टेबल पोजीशन पे आऊं, अगर प्राइमरी बन रहा हूं तो मुझे सेकेंडरी बनाओ, अगर है पोजीशन बनने के लिए, और अगर सेकेंडरी और टर्सरी बनाओ, कुल मिला के मुझे स्टेबल रखो अगर पॉसिबिलिटी हो। तुम्हें पता है कि जब CH3 है, तुम्हें पता है कुछ भी कर लो, यहाँ पर प्लस प्राइमरी रहेगा, यहाँ कुछ भी कर लो प्लस, क्योंकि ज्यादा ज्यादा यहाँ ला सकते हो, प्लस तो बदलेगा नहीं। लेकिन अगर इस कंपाउंड की जब बात करते हो
तो इस कंपाउंड में जब यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तुमको पता है अगर ये प्लस उठ के यहाँ चला जाए तो कार्बोकैटायन कैसा हो जाएगा? सेकेंडरी। अगर ये प्लस उठ करके यहाँ चला आए तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। अगल बगल ही जा सकता है, क्योंकि सुनना, ये क्वेश्चन देने का मतलब क्या है, तुम कहीं एग्जाम के दिन भावनाओं में बह करके कहीं तुम टर्सरी लेके आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। कारण क्या है कि शिफ्टिंग केवल अगल बगल हो सकती, इतनी एनर्जी ही होती है इस स्टेबिलिटी में जो निकलती है कि वो अगल बगल के एटम में ही ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर? यानी कि जस्ट बगल में तुम प्लस ला सकते हो। तो इस वाले कंपाउंड में कभी भी तुम यहां लाके टर्सरी मत बता देना, ये केवल प्राइमरी से क्या हो सकता है? सेकेंडरी। सही चल रहा है? अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये सेकेंडरी है अभी, और ये सेकेंडरी से प्लस यहां आ जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या? टर्सरी कार्बोकैटायन। हमें अल्टीमेट ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो अपनी मोस्ट स्टेबल पोजीशन पे जाएगा, नहीं जाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। अब इसी को हमने पढ़ा था हाइड्राइड शिफ्ट, मेथाइल शिफ्ट और फेनाइल शिफ्ट। क्लियर हो गया? अब उन शिफ्टिंग को एक दो एग्जाम क्वेश्चन से देख लेते हैं। अच्छा, यहीं पर जब थ्योरी पढ़ोगे, जब HX की रिएक्शन हो रही होगी तो हमने एक ऑर्डर लिखाया होगा, HCl, फिर क्या लिखाया है, मतलब सबसे ज्यादा HI, फिर इसके बाद HBr, फिर HCl, फिर क्या? HF। कारण क्या बताया था कि आयोडीन का साइज बड़ा है तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो ये ब्रेक होकर के जल्दी टूट जाएगा, और जितनी जल्दी टूट जाएगा उतनी जल्दी जाके रिएक्ट कर जाएगा। तो ये ऑर्डर तुम्हें याद रखना है, वो कॉमन है सबके लिए। चलो अब आ जाओ, थोड़ा सा शिफ्टिंग को समझ लेते हैं। शिफ्टिंग तुम्हारे कॉपी में सबकी बनी हुई है, हम एक बार तुम्हें दिखा रहे हैं। देखो यहां पर अगर पहले वाले की देखते हैं, CH2 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 OH, तो तुमने क्या किया, जब इसको तोड़ा तो देखना थोड़ा सा, ये जब टूटेगा तो टूट करके क्या बनेगा? एक तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। अब तुमको क्या करना है, 1,2 हाइड्राइड यानी कि H- शिफ्ट पढ़ना है। क्या बोलोगे? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब सुनना, ये H- उठ के कहां चला जाएगा? यहां पर। जब तुम्हें पता है कि H- जाएगा तो चार्ज यहां पर क्या आएगा? प्लस। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? CH3 CH2, और ये क्या हो जाएगा? CH प्लस, और ये क्या हो जाएगा? CH3। सुनना, प्लस चार्ज पे जब तुम माइनस को शिफ्ट कराते हो तो माइनस प्लस आपस में बॉन्ड बना लेगा, तो ये चार्ज प्लस जो है खत्म हो जाएगा, और तुमने यहां से H- उठा करके भेजा है। क्या बोला था? H- उठा के भेजा है, तो यहां पर चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस। यानी जो प्राइमरी कार्बोकैटायन था वो सेकेंडरी ग्रुप में जाना जाएगा, और सेकेंडरी होता है स्टेबल, किससे कंपेयर में? प्राइमरी के कम। अब आ जाओ दूसरे, सेम तुम्हें दूसरे वाले में भी करना है। यहां पर भी शिफ्टिंग को क्या कराना? बगल में करा दोगे। बस ये इसलिए बनाए गए थे, तुम्हें याद रखना है कि एक ही कार्बन में अगला बदली होगी, इसके बदल तीसरे कार्बन में चेंज मत कर देना। तुम्हें लगा सर हमें टर्सरी दिख रहा था, हमें लगा क्यों पक्षपात करें, पूरा का पूरा माहौल दे के आए, तो फिर पेपर कॉपी जो चेक कर रहा होगा वो भी पूरा तुम्हें माहौल देगा। समझ लेना, गड़बड़ मत करना। तो ये OH- हटेगा, तो ये तुम्हारे पास CH3 CH CH3, और ये CH, और यहां पर चार्ज क्या आएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? CH3। कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन तो सेकेंडरी बना है, लेकिन जब उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो स्टेबल और हो सकता है तो क्यों नहीं होगा? तो उसके लिए फिर से वो क्या करता है? H- को शिफ्ट कराता है। जब H- शिफ्ट होगा तो फिर से यही नाम पड़ेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब ये कार्बन जो बना हुआ है वो अपने ऊपर क्या ले आएगा? प्लस, यानी कार्बन पे कैटायन, नाम पड़ेगा कार्बोकैटायन। क्योंकि ये 3 कार्बन से घिरा हुआ है इसलिए नाम पड़ेगा टर्सरी कार्बोकैटायन। क्या पड़ेगा? टर्सरी। अब इसके बाद, अच्छा अब क्या कराओगे? अब तुम्हें जिससे मतलब Cl- ला रहे तो Cl जुड़ जाएगा, और यहां पर Br- ला रहे, Br- जुड़ जाएगा, जो हेलोजन ला रहे तो वही जोड़ दो, प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से तुमको क्या बनाना है? प्रोडक्ट। तो सारी शिफ्टिंग तुम्हें आनी चाहिए, अपने नोट्स ही जाके एक एक करके रीडिंग करना, ठीक है ना? फिर इसके बाद हम लोग, अगर कोई दिक्कत होती है तो नेक्स्ट क्लास में नोट्स के सारी चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके बात बन पाती है। तो शिफ्टिंग के बाद या इसके बाद देखो कौन सी हेडिंग है? हाँ, इन क्वेश्चंस को तुम्हें घर में जाके एक बार करना है, नहीं आता है तो उसको हम फिर से ट्राई कराएंगे, ठीक है? चलो अगले का है, अगली कहानी क्या है? क्वेश्चन छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन एक बार करा भी देंगे, कोई दिक्कत होगी। फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। देखो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। फ्री रेडिकल की जब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमेशा या तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस दे दो,
हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस दे दो। जैसे मान लो ये CH2 CH3 है, यहाँ पर ये Cl2 है, HNu दे दो, Cl2 हाई टेम्परेचर दे दो, हाई टेम्परेचर के साथ या तो क्या दे दो, कभी कभी तुम्हें क्या होगा पेरोक्साइड लिख देगा, तो पेरोक्साइड भी हो पाता है लेकिन ये थोड़ा सा रेयरेस्ट है। अब आ जाओ, हमें तुम्हें जो मिलेगा क्वेश्चन एग्जाम के दिन वो ये वाला मिलेगा, या तो ये वाला बड़ा मुश्किल से मिलेगा। तो ध्यान से देखना, अगर तुम प्री रेडिकल बनाते हो तो दो तरह के प्री रेडिकल बनेंगे, ये प्राइमरी और सेकेंडरी। यानी एक बार यहां प्री रेडिकल बनेगा CH3 CH2 CH2, ये प्री रेडिकल बन गया, प्लस CH3 CH2, क्या बोलोगे, ये CH प्लस कर दो ये, तो तुम्हें पता है ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी है। अब अगर सेकेंडरी है तो स्टेबल है तो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, और प्राइमरी है कम स्टेबल है तो क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। अब इसमें क्या करोगे, Cl यहाँ जोड़ दो, Cl यहाँ जोड़ दो, अगर तुम Cl2 साथ करा रहे हो बस इस तरह से रिएक्शन बन जाएगी। देख लो वहां पर कोई नई चीज तो नहीं बाकी। हाँ करते तो भाई, तुम लोगों ने यूज भी किया है कर। अब ऑर्डर एक देखो, स्टेबिलिटी जो है ऑर्डर बताया गया है, तो देखो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में तुम्हें पता है कि हमेशा बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पे जब भी तुम चाहे प्लस ले आओ और चाहे फ्री रेडिकल ले आओ तो हमेशा स्टेबल होता है, क्योंकि रेजोनेंस में चला जाता है। तो ये तो सबसे आगे जाएगा। इसके बाद एलाइलिक लिया गया होगा, देख लो एलाइलिक का मतलब क्या होता है कि वो भी एक रेजोनेंस का प्रकार है। तुम्हें पता है अगर यहाँ फ्री रेडिकल, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो चाहे लोन पेयर हो चाहे फ्री रेडिकल हो, हमेशा क्या शो करेगा, रेजोनेंस। बस हो गया। तो कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा स्टेबल पड़ेगी क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक है। फिर इसके बाद एलाइलिक का फ्री रेडिकल हो गया, इसके बाद तुम्हारे पास टर्सरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा। तो तुम्हें ऑर्डर जो मिला होगा वो ये मिला होगा, एलाइलिक के बाद, अच्छा इसका क्या नाम रखोगे, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। क्या बताओगे, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल। फिर इसके बाद है ना, तो क्या बोलोगे, CH3 का होल थ्राइस, क्या बोलोगे C, ये टर्सरी बताया था हमने। फिर CH3 का होल ट्वाइस CH, ये बताया था सेकेंडरी। और फिर CH3 CH2 हमने बताया था प्राइमरी। ये तुम्हारे पास हो गया फ्री रेडिकल। तो ये ऑर्डर याद कर लेना, ये कई तरीके से काम करेगा रिएक्शन के प्रोडक्ट को बताते समय, और आएगा तो है ही, सब चीजें एक एक करके जरूरी है। चलो आगे आओ, इसके बाद क्या है, उसके बाद आपने रिएक्शंस कराई थी। हाँ एक तो फ्री रेडिकल वाली कराई थी, दूसरी ड्रिंक वाली रिंग पे अटैच करने वाली कराई थी, और वही सब मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। ये वाली पहले ये वाली कराई थी। सबसे ऊपर हाँ ये वाला इस लाइन से ये सब कराया। अच्छा ये क्वेश्चंस है ना। देखो पहली बात तो इन जो रिएक्शंस को हमने कराया था ये बहुत खास है। खास इसलिए है कि जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो वो कंफ्यूज कराने की कोशिश कभी कभी करता है। और कंफ्यूजन कब ज्यादा तैयार होता है, जब वो सेम टाइप की चीजें दिख रही हो सामने, एक जैसी लगती हो। तो हमने क्या कराया है तुम लोगों को, एक हमने बड़ी शानदार रिएक्शन कराई है, ये CH3 रिएक्शन कराई है दो। एक तो हमने ये Cl2HNu, इसका मतलब क्या हो गया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की तरफ लेके गए हैं। और एक Cl2FeBr3, या फिर हमने बोला था Cl2AlCl3, सही है ना। ये जब दो रिएक्शन है तो इनके प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, समझना ध्यान से। हमने बताया था कि एक तो पहली बात फ्री रेडिकल कहां बनता है, जहां पर कोई नॉर्मल चेन हो। रिंग पे कभी फ्री रेडिकल बनेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर रिंग बेंजीन पे बन गया पूरे रेजोनेंस को डिस्टर्ब कर देगा, तो वहां तो बन ही नहीं सकता। हाँ वो 5 से 6 स्ट्रेन को कम करने के लिए, हाँ स्ट्रेन को 6 कार्बन का वो बना होगा साइक्लोहेक्सेन। ध्यान से सुनना। तो यानी कि अब यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा और यहां पर आके क्या जुड़ जाएगा, बोलो Cl। तो ये प्रोडक्ट होता है इस केस में। जब इसकी बात करते हैं तो इसमें आयरन के साथ अकेले भी ले लेते हैं मान लो, है ना, या ये तीनों में से कोई एक ले लेते हैं, तो ये बेंजीन पे जाकर के सीधे अटैक कराते हैं। कारण क्या होता है, यहां तो फ्री रेडिकल बन रहा था Cl में, लेकिन यहां पर क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब चार्ज क्या रखेंगे, प्लस, और ये प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक करता है, तो हमने बताया था कि बेंजीन पे डबल बॉन्ड है। बेंजीन पे क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड, यानी एक्सपोज्ड इलेक्ट्रॉन, बाहर दिखने वाले इलेक्ट्रॉन। जब बाहर दिखने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे
तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जा करके इन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इलेक्ट्रोफिलिक क्या पे होने लगेगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि एडिशन हो नहीं पाता। हाँ बस ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट, ठीक है तो निकल जाओ फिर। तो देखो ध्यान से, तो कुल मिलाकर के तुमने किया क्या, Cl प्लस को अटैक करा दिया और यहां सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। जब हम इन चीजों को लेंगे तब इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, तो तुम्हें पता है बेंजीन रिंग पे ही हमेशा अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का। तो इस तरीके से ये CH3 बना रहेगा। अब तुमको पता है कि ये जब CH3 होता है तो जनरली इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट होता है। तो यहां पर Cl जुड़ेगा और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, एक तुम्हारे पास CH3 और ये Cl। ज्यादातर आर्थो डेरिवेटिव क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण होता है। तो देख लो ये तुम्हारे पास क्या मेजर और माइनर हमने बता दिया, ठीक है। देखो हाँ हाइपर कॉन्जुगेशन केस, हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या, देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा और इस तरीके से, है ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो जाता है। चलो अब एक तो ये तुम्हें अंतर समझ में आया, एग्जाम के दिन अगर लिखा है तो गड़बड़ मत करना, कहाँ Cl लगाना है ये हमें याद रखना है। अब आज आगे आ जाओ, ये हटा देते हैं, तो लिखा है सबका। देखो फिर से एक बढ़िया रिएक्शन बनी है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो यहां पर हमने क्या बताया था, एक HBr की रिएक्शन, फिर इसके बाद HBr की H2O2 यानी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, एक हमने बताया था NBS। देखो ये मार्कोनी का रूल को बताता है, ये एंटी मार्कोनी का रूल को बताता है। एंटी मार्कोनी का रूल को जो बताता है सुनना ध्यान से, यहां पर प्लस यहां पर माइनस। और तुम्हें पता है कि अगर मार्कोनी का रूल की बात करते हो तो निगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं। एंटी मार्कोनी का रूल में बताया था कि निगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं। जाने का मतलब डबल बॉन्ड तोड़ करके जाएंगे, इसलिए डबल बॉन्ड के इधर उधर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट है CH3CH, यहां पर Br जोड़ दो, यहां ये जोड़ दो। जबकि इसकी बात करते हैं तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, CH2Br। ध्यान से एग्जाम के दिन देखना, ये जरूरी नहीं हर जगह फॉलो हो, इसका बाप हमेशा शिफ्टिंग वाला होगा। आंसर एग्जाम में मत कुछ गड़बड़ करके आना, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक हमने जब एडिशन रिएक्शन जब हमने बताई थी, तो एडिशन रिएक्शन में भी हमने बताया था कि क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जब कार्बोकैटायन बनेगा तो फिर उसकी स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा और शिफ्टिंग करानी पड़ेगी। तो एग्जाम के दिन मार्कोनी का आपको लगाने पहले देख लेना कि कहीं कार्बोकैटायन बन करके स्टेबलाइज तो नहीं कर रहा अपने आप को। और जनरली कहाँ देखने को मिलेगा, जो ये क्वेश्चन है अभी आगे और देखेंगे। तो फिलहाल तो पहले रिएजेंट कैसे यूज होंगे वो हम समझा रहे थे। अब NBS का पूरा नाम बताया था, N ब्रोमोसक्सीनामाइड। क्या बताया था, N ब्रोमोसक्सीनामाइड। याद करना है ये एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन को जोड़ देता है। और ये यहाँ पर क्या होता है, एलाइलिक पोजीशन अभी हमने बताया। तो ये CH2 यहाँ पर Br जुड़ जाएगा और ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये तुम्हारे पास क्या हो गई, एलाइलिक पोजीशन। सही है। फिर इसके बाद हमने क्या कराया, इसके बाद कई कहानी फिर से शुरू हो रही हैं, है ना। देखो Br2CCl4 लिया गया, अब एक कंपाउंड फिर से तुम्हारे पास बना है, उसको देख लेते हैं, उसमें जो नई चीजें हैं वो देख लेते हैं। देखो यहां पर क्या है, ये जो तुम्हारे पास कंपाउंड है CH2CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे एक तो Br2CCl4 नया है। फिर इसके बाद क्या है, Cl2FeBr3 है या Cl2AlCl3 है। फिर इसके बाद FeCl2 दिया है हमने। फिर तीसरे नंबर पे अगर चलो इधर NBS की रिएक्शन जो भी कर चुके हो, फिर इसके बाद HBr नॉर्मल दे दिया, HBr के साथ H2O2 दे दिया, फिर Br2 के साथ यहां पर Br2 के साथ HBu दे दिया। बोलो सही ना, इतनी रिएक्शन दी गई है, सीधी सी बात है। अभी एक तो ये पहली बार आ रहा है, CCl4 के साथ Br2 अगर आता है तो ये करता क्या है, इस बॉन्ड को तोड़ता है, Br इधर, इसका काम तुम्हें पता है। ये अभी पढ़ के आए हो कि अगर इसको कराते हो इन तीन को तो तुम्हें पता है बेंजीन पे अटैक करेगा Br, तो ये तुमको क्या करेगा, ब्रोमीन कहां पर, अब ये हाँ आर्थो और पैरा पे। फिर सुनना,
एच बी आर मार्कोनी का रूल तो तुम्हें पता है, बी आर माइनस यहां जुड़ेगा, एच प्लस यहां जुड़ेगा, अभी करके आए हो बस। हाँ, एंटी मार्कोनी बोला ना, एंटी मार्कोनी बी आर माइनस यहां जुड़ेगा और एच प्लस यहां जुड़ेगा। हाँ कार्बन का टाइम बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी की देखेंगे कि ये सेकेंडरी बनना हो जाएगा तो एडेंजाइम। हाँ बस देखो, इसमें तुम लोगों को करना क्या है कि जब तुम एंटी मार्कोनी का रूल को जोड़ोगे यहाँ पर बी आर माइनस को, तो ये तुम्हारे पास बी आर फ्री रेडिकल जोड़ोगे तो ये तो बी आर यहां पर आ जाएगा। लेकिन फ्री रेडिकल की जब बात करोगे तो एंटी मार्कोनी का रूल में यानी पराक्साइड के में कभी भी तुम्हें शिफ्टिंग नहीं करानी है। मार्कोनी का रूल में करा सकते हो तुम। किसमें? हाँ, इसका एक प्रोडक्ट और बनना चाहिए, ये लिख लो थोड़ा सा, है ना, शिफ्टिंग वाला। तो देख लो यहाँ बनाए दे रहे हैं। तुम लोग पहली बात क्या करोगे, अब देखो यहाँ पर हमने क्या कराया, एक्चुअली मार्कोनी का रूल दिखाने के उसमें, है ना, केवल दिख गया, लेकिन पूरी अभी कहानी नहीं इसमें बताई थी। देखो CH2 और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा Br, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा H। ये तो ठीक है, यानी HB अगर मार्कोनी का रूल जोड़ते हो तो ऐसे जुड़ जाएगा। लेकिन अब जब इसकी रियल में रिएक्शन कराने बैठोगे तो तुमको क्या मिलेगा कि जब ये कंपाउंड CH2C और यहाँ पर जब जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा CH3, एक ये बात तुम्हें देखने को मिलेगी कि Br माइनस जुड़ने के पहले यहाँ पर क्या रहा होगा, प्लस कार्बोकैटायन। तो इसका मतलब है कि ये अब कार्बोकैटायन अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल करेगा और ये शिफ्ट करके अपने आप को इधर ले आएगा। तो कुल मिला करके ये जो एक कार्बोकैटायन बनेगा, ये CH क्या बनेगा, प्लस CH2CH3 और इसमें क्या जुड़ जाएगा बताओ, Br। अब तुम्हारा ये Br माइनस, यानी कि तुम Br माइनस को यहाँ जोड़ करके ये साइड में प्रोडक्ट वहां बना लो, यही जो बना रहे हैं ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा। समझ रहे हो? वो केवल जोड़ने के लिए हमने करा दिया था, रियल में इसका जो एक और प्रोडक्ट होना चाहिए वो ये हो जाना चाहिए। ये बना लो, तुम भी बना लो। साइड उधर नीचे की तरफ लिख लो पूरा ना, इसको बना ही लो एक। हाँ नीचे की तरफ बना लो, ये जो हाथ रखे हो, हाँ नीचे जहाँ बोराडीन हुंस स्टिकर के ऊपर। इसको कराने के लिए कायदे से एक कार्बन को और इधर बढ़ा देते हैं, है ना, तो इससे कई फायदे मिल जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, देखो आगे तुम्हारी रिएक्शन दी गई बोराडीन हुंस डीकर रिएक्शन। देखो थोड़ा सा, उसमें बोराडीन हुंस डीकर रिएक्शन, अच्छा हुंस से बोलते हो तो हमारे दिमाग में हुंडई आता है ना, हुंडई आता है तो उसका प्लेटेड सीट आती है। प्लेटेड सीट किसका, उसकी सिल्वर की, सिल्वर होगा। तो देखो तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक कंपाउंड दिया है RC+OAG, ये किसके साथ रिएक्शन कराओगे बताओ, Br2CCl CCl4। अब हमने क्या बताया था, एक यहां से तोड़ने को बोला था क्या यार, और यहां से तोड़ने को बोला था। अब यहां पर तोड़ा था, हमने क्या बोला था, इसको Br दे दो, यानी अगल बगल वाले को Br दे दो, इसको कन्वर्ट करा दो किसमें, CO2 में, इसको कन्वर्ट करा दो AgBr में, इसको कन्वर्ट करा दो RBr में, बस प्रोडक्ट तैयार, हुंस डीकर रिएक्शन। कोई भी कंपाउंड अब ले लो, CH3 CH2 CH2, क्या बोलोगे, C+O AgBr, सॉरी Ag, और इसको यहाँ Br AgBr निकाल दो, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड निकाल दो, यहाँ पर CO2 निकाल दो। देखो रिएक्शन पढ़ो थोड़ा सा, सही है। चलो इसके बाद हेडिंग क्या है रिएक्शन की, चलो देखो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। एक तो पहली बात फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ा होगा, क्यों, फिंकलस्टीन FIN, आई
हमने बताया था इसमें क्या करना है, यानी आई को लगा करके जो प्रोडक्ट बनेगा वो आर आई वाला बना दो। क्यों, बस यहां पर लेना क्या है, या तो आर क्या होगा एक्स में क्या क्या हो सकता है, आर सी एल या आर बी आर। तो ये क्या करेगा, एन ए ये निकल जाएगा, एन ए ये निकल जाएगा, आई यहां लग जाएगा, आई यहां लग जाएगा, नाम पड़ेगा भाई आई तो है, ये पहले से यहां पर लिया गया, आई तो तुम जोड़ ही रहे हो। फ्लोरीन को थोड़ा सा लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बांड छोटा है, ब्रेक कम होता है, ले ले तो उसका भी आंसर तुम्हारा हो जाएगा। अब सुनना, एक फिर हमने बताया था, ये तो तुम्हारे पास क्या हो गई थी रिएक्शन बताओ, फिंकलस्टीन रिएक्शन। आई से हमने बोला था जोड़ लेना, आयोडीन को चेंज करने के लिए है, आयोडीन लगाने के लिए है। फिर एक बताया था स्वार्ट्स रिएजेंट, बोलो यार, तो स्वार्ट्स रिएजेंट में क्या क्या बताओगे, SbF3 Hg2F2 AgF, इसमें बस F को छोड़ करके तुम ले लो RCl RBr RI, यहां तीनों हटाओ, यहां पर क्या लगाओ F, बन जाएगा RF, जो तुम लोगे उसके साथ है स्वार्ट्स रिएजेंट रख डालो, इनमें कोई टेंशन नहीं है। और बताओ SN1 और SN2, ठीक। देखो क्या है, एक तो आज SN1 SN2 का अंतर पढ़ के जाते हैं, ठीक। बाकी इसका जो यूज है, इसके क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, है ना। आज केवल SN1 SN2 का अंतर याद कर लेते हैं। देखो SN1 और SN2, पहले इसका फुल फॉर्म हम लिखाया था, उल्टा इसका नाम बोलना, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बात है, एक तो वन से केवल एक चीज आएगी, क्या, देखो अगर तुम न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि नाम क्या है इसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कहने का मतलब क्या है, मान लो तुम ROH की रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, RH के साथ, सॉरी X माइनस के साथ, तो ये OH माइनस जाएगा और X यहां पर माइनस आएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा X, यानी कि तुमने एक न्यूक्लियोफाइल को हटाया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगाया, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सुनना, लेकिन तुम लोगों में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन कराई जाएगी वो हम ये वाली कराए दे रहे हैं, RX प्लस OH माइनस इक्वल टू ROH। क्यों, यही वाली है क्या, देखो इसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलने वाले हैं। देखो क्या होगा, एक तो X माइनस जाएगा और ये OH माइनस आएगा, तो 1 का मतलब केवल 1 से एक चीज हमने बोला था सही सही निकल के आएगी, क्या, उसका रेट। ये रेट किस पे डिपेंड करेगा, केवल किस पे, RH यानी एल्काइल हैलाइड पे, और इसका रेट दोनों पे, दो का मतलब R बराबर K, यानी पहले क्या एल्काइल हैलाइड और फिर क्या न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम के दिन तुम बस ये याद रखना, पहले एल्काइल हैलाइड फिर OH माइनस, इससे क्या होगा, पहले में एल्काइल हैलाइड और दूसरे में एल्काइल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, दोनों की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है। अब इसके बाद जो भी प्रोसेस होंगी सब अलग होंगी, कहने का मतलब 1 है तो ये टर्सरी की तरफ ज्यादा जाएगा, प्राइमरी की तरफ कम जाएगा, ये 2 है तो ये किधर की तरफ, अब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की तरफ। तुम्हें टर्सरी देने का मतलब, अगर कोई टर्सरी दे रहा है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी की बात करेगा, कार्बोकैटायन की बात करेगा और रीअरेंजमेंट की बात करेगा, जैसा कि अभी हम करते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसके भर भर के क्वेश्चन करेंगे, है ना, पूरा क्लियर करेंगे कैसे कितनी पॉसिबिलिटी इनके क्वेश्चंस की है। तो पहली बात ये वाली बात जो हम बोल रहे हैं रटते जाओ। फिर सुनो, इसका मतलब ये स्टेबिलिटी की बात नहीं करेगा। फिर सुनना, इसके अगर कंडीशन को देखते हैं तो हमने बताया था 2 तरीके से इसका अटैक हो सकता है, या तो उसी साइड से, या तो बोला था हमने फ्रंट से, बैक साइड से। अगर बैक साइड से आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, बोलो इन्वर्जन, क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्जन। अगर फ्रंट साइड से आ रहा है तो रिटेंशन। तो इसमें तुमको क्या बताना है, बोलो 1 है तो 1 की तरफ नहीं जाएगा, दोनों की तरफ जाएगा, यानी कि इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दोनों होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, केवल इन्वर्जन होगा, क्या होगा, इन्वर्जन होगा। फिर सुनना, अगर इन्वर्जन रिटेंशन दोनों है, तुम्हें पता है कि अगर कोई कायरल कंपाउंड का कंपाउंड है तुम्हारे पास और इधर H इधर OH, एक बार इधर OH लाओ, एक बार OH इधर लेके आओगे, यानी कि ग्रुप को इधर उधर एक्सचेंज करा दोगे, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, इसका मतलब है रैस्मिक मिक्सचर, यानी एक बार D एक बार L, तो तुम्हें D और L यानी कि क्या बन जाएगा, रैस्मिक मिक्सचर। क्या बन जाएगा, रैस्मिक मिक्सचर। और जब रैस्मिक मिक्सचर यानी कि ये दोनों तरफ जा रहा है और ये ऐसा रैस्मिक मिक्सचर नहीं बना पाएगा। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो पोलर प्रोटिक, पोलर एरिप्रोटिक, और कुछ बचा,
टू स्टेप वन स्टेप। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, ये 2 स्टेप पे काम करेगी। कितने स्टेप पे? 2 स्टेप पे। और ये कितने स्टेप पे काम करेगी? 1 स्टेप। यानी कि एक चीज है जो 1 से निकल के आ रही है रेट, एक चीज है तो 2 से निकल के, बाकी सब 1 वाला ज्यादा की तरफ जा रहा है और 2 वाला कम की तरफ जा रहा है। ये अच्छे से रट के आना। इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पूरा ठीक से अप्लाई करेंगे, अच्छे सीखेंगे, ठीक है ना। और एमाइन वगैरह अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट क्लास में एक बार एमाइन भी पूरा बोल देंगे, ठीक है ना। एक क्लास मतलब उसमें ऐसे बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच और ऑर्गेनिक का तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाँ बोल देंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट का पूछ, ठीक है, हो जाएगा वो तो, बोलने में क्या जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस दिन तुम बता दो उसी दिन कर देंगे, ठीक है ना। तुम लोग का सारा काम हो जाएगा।